हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर आज हम जानने वाले हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। आज हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और उस लेवल से पढ़ने वाले हैं कि आपको शायद ये अभी तक ना तो किसी एजुकेटर ने पढ़ाया होगा और ना ही किसी बुक ने आपको एक्सप्लेन किया होगा। हम क्या करेंगे पता है, बहुत सारी चीजों को रिलेट करने के बाद यहां तक पहुंचने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। भाई आपको पता है इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो जैसे हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स और एनालिटिकल टेक्निक में ये हमारे पास 8 यूनिट थी। पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सर इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट आज उसकी शुरुआत होने वाली है, वो हम पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रोमीटर्स के बारे में जान चुके हैं सर, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, है ना। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। हमने जाना था जब भी कोई रेडिएशन होती है ना, जब भी कोई लाइट आती है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है सर। हमारे पास में कॉस्मिक रेज होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती है, विजुअल रेज होती है, आईआर रेज होती है, माइक्रो रेज होती है, रेडियो वेव होती है सर। बहुत सारी वेव्स होती हैं, बहुत सारी रेज होती है, ये हमने बताया था सर। पहले लेक्चर में हम इसके बारे में जान चुके थे, फिलहाल हम उसके बारे में नहीं जान रहे। हम पढ़ने वाले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सर, यही हमने फंडा उसका बता दिया था कि अगर हम एनएमआर पढ़ेंगे ना, हम यूज करेंगे रेडियो वेव को, काय को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कुछ हमने यहां बताया था, कुछ हम जब स्टार्ट करेंगे वहां बताएंगे। भाई न्यूक्लियर आपको क्या रेडियो वेव एनएमआर में यूज करते हैं, माइक्रोवेव रोटेशनल सर ये क्या कर दिया, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होने से पहले ही अपन को पता चल गया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम माइक्रोवेव को यूज करने वाले हैं, हम माइक्रोवेव को यूज करने वाले हैं। अगली बात सर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम आईआर को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजुअल को। ये तो हमने फंडामेंटल पहले ही जान लिया था सर, पहले ही जान लिया था। मतलब अब हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स अपन को होने वाली नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम अपन को होने वाली नहीं है। तो चलो फिर भाई स्टार्ट करते हैं अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आ जाइए। पहली बात, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में हमें कुछ ना कुछ चीजें बताइए सर, ताकि हम इन चीजों को आगे अच्छे से समझ पाए। तो भाई पहली बात तो ये है, भाई पहली बात तो ये है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन यूज होती है सर, अभी अभी जाना था कौन सी होती है सर, माइक्रोवेव होती है। तो लिख लो उसको, लिख लो radiation used in rotational spectroscopy। भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन यूज होती है? तो रेडिएशन यूज्ड इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एज कौन सी भाई, माइक्रोवेव है सर। कौन सी है भाई, माइक्रोवेव है, ये अपन को पता है सर। इसी वजह से हम इसको दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सर। पहली बात हमने ये कही है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर माइक्रोवेव का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है सर। तीसरी बात सर, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है वो कब मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है? तो हम कहेंगे सर रोटेशनल रोटेशनल को बार बार लिखने की जगह मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप इस चीज को समझ लेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा रिजल्ट्स फ्रॉम द, भाई इस चीज को समझेंगे हम। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं,
आप हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं आपको, तो वही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। रोटेशनल स्पेक्ट्रा रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन rotational energy levels in gaseous molecules। नोट करने वाली बात है ये, नोट करने वाली बात है ये कि गैसियस मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन की वजह से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं। हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है। जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी लेवल यानी कि हम बोल सकते हैं J इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू 2 है, तो J इज इक्वल टू 1 से अगर 2 पर जाएगा, इनके बीच में ट्रांजिशन होंगे, तो ट्रांजिशन के वजह से ही हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। कैसे मिलेगा वो अभी हम जान लेंगे बाद में, है ना। फिलहाल हमें जनरल चीजें इसके बारे में जाननी है, तो वो चीज हम लिख रहे हैं। तो हमने क्या लिखा भाई? रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई? रिजल्ट्स कहां से मिलता है? फ्रॉम ट्रांजिशन से मिलता है बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन से मिलता है। और सर जानने वाली चीज ये है, लिक्विड फॉर्म में रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? गैसियस मॉलिक्यूल में मिलेगा। ऑन एब्जॉर्प्शन भाई यहां पर लिख सकते हैं, या फिर बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जब वो मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उनके बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। वहीं से हमारा क्या मिलता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। सर रेडिएशन भी कौन सी मिलनी है भाई? रेडिएशन भी कौन सी मिलेगी सर? माइक्रोवेव होनी चाहिए। रेडिएशन कौन सी होनी चाहिए? माइक्रोवेव रेडिएशंस होनी चाहिए। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना है। और वो क्या है? वो हमारा ये लास्ट पॉइंट बताएगा। इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को नहीं बोलेंगे सर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हर एक मॉलिक्यूल दिखा देगा क्या? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा केवल वही मॉलिक्यूल दिखाते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। आप कहेंगे सर डायपोल मोमेंट क्या होता है? जरा एक बार में उसके बात करते हैं, पहले इस चीज को लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे भाई? रोटेशनल स्पेक्ट्रा shown by only that molecules which have permanent dipole moment। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो, चाहे आपका हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल वाला हो। तो भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा को केवल वही मॉलिक्यूल दिखाते हैं जिनके पास में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। आप कहेंगे सर डायपोल मोमेंट क्या होता है? भाई अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही डायपोल मोमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। भाई डायपोल मोमेंट क्या होता है ये हमने जान लिया था। डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने जान लिया था। तो बहुत सारी चीजें हमने वहां पर जान रखी थी। तो चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, छोटा सा वन शॉर्ट टाइप का रिविजन लेते हैं कि हमारे पास देखो मॉलिक्यूल्स ना दो टाइप के होता है। ऐसे समझो, वी हैव ए मॉलिक्यूल टू टाइप्स, दो प्रकार के मॉलिक्यूल। सर दो टाइप के कौन कौन से? एक तो हम सिंपली बोल सकते हैं सर पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हम बोल सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल को और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को। सर एक बात बताइए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। पोलर के केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं HCl का, और नॉन पोलर के केस में एग्जांपल में ले रहा हूं किसका?
H2 का मान लीजिए, ठीक है। HCl इन द सेंस, HCl इन द सेंस मेरे पास में सर एक H है, दूसरा मेरे पास में क्या है, Cl है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली यहां पर दोनों ही हाइड्रोजन है और दोनों के बीच में क्या है, सिंगल। सर हमको पता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसको हम पहले से जानते हैं। सर पहले से जानते हैं, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं? सर कैसा करना चाहते हो जरा बताइए। सर मैं चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है सर ये जो हर एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके बॉन्ड के इस तरह से दिखा दिया। मैंने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के यहां पर दिखा दिया है। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। सर मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? मेरे को एक चीज पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नाम सुना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम बचपन से पढ़ते चले जाते हैं। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। सर यहां अगर मैं बात करता हूं, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इसके पास अपना न्यूक्लियस, इसके पास अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। सर ये इधर वाला हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, दूसरा इधर वाला हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, देखने को मिल रहा है सर दोनों की पावर तो सेम है, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम है तो दोनों की ताकत सेम रहेगी, और ताकत सेम रहेगी तो क्या भाई साहब, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं जाएंगे? हम कहेंगे सर कहीं नहीं जाएंगे, वो बीचों बीच रहेंगे, वो बीचों बीच रहेंगे। इतनी बात तो क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। सर जहां पर आए, हाइड्रोजन चाहेगा मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूं, क्लोरीन चाहेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन को खींचूं, लेकिन प्रॉब्लम एक आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एटम्स एक जैसे नहीं है, और दोनों एटम अगर एक जैसे नहीं है, क्लोरीन ने कहा भाई मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मैं राजा हूं इलेक्ट्रॉन को खींचने में, तो मैं क्या करूंगा, तेरे को पल्ले ही नहीं पड़ने दूंगा। और यहां से क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली अपनी ओर खींच लेगा। भाई क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, सर रिजल्ट क्या हुआ, इससे हो क्या जाएगा? इससे सर हो ये जाएगा, हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन है। जब यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? हम कहते हैं सर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इट मींस नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब सर इसमें प्लस और माइनस मेरे को देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कोई प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस बन गए मतलब पोल्स बन गए, दैट्स व्हाई इट बिकम पोलर। यहां पर सर कोई पोल्स नहीं बने हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन पोलर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर ये जो पोलर बना है इसमें कितने पोल है? सर 2 पोल है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दैट्स व्हाई इसको हम बोल देंगे डाइपोल। इसको हम क्या बोल देंगे, डाइपोल बोल देंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लियर होगा। आई होप क्लियर होगा। सर ये क्यों बताया आपने, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है? क्या इसके बाद इसके बिना जाने हम इस चीज को समझ नहीं सकते थे? बिल्कुल नहीं समझ सकते थे। काहे? क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट हमने ये बोला है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा को केवल वही मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं जो परमानेंट डायपोल मोमेंट रखते हैं, जो परमानेंट डायपोल मोमेंट रखते हैं। यानी जो डायपोल है वो डायपोल मोमेंट रखेगा, जो डायपोल नहीं है वो डायपोल मोमेंट नहीं रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, सर मेरे पास HCl है, मेरे पास HF है, मेरे पास HI है, मेरे पास CO है, मेरे पास NO है, मेरे पास H2O वेपर है, H2O वेपर। मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सोर्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है परमानेंट डायपोल मोमेंट। क्योंकि है ये रखते हैं भाई, क्या रखते हैं भाई, दे हैव परमानेंट
डायपोल मोमेंट, क्योंकि इनके पास में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये क्या होता है भाई, हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को दिखाएंगे। लेकिन सर अगर मैं बात करूं कुछ और एग्जांपल्स की, लाइक आपको भाई एग्जाम से पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। तो वही चीज की तो बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाता है सर H2 है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है या CO2 है। अगर इनकी बात करें, अगर हम इनकी बात करें सर, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोंट या फिर डू नॉट शो, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं डोंट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सर ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं दिखाते। व्हाई, क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज डोंट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट, क्योंकि इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, इसलिए हमारे जो होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं दिखाते। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर कभी कभी CO2 का कंफ्यूजन होता है क्या सर, CO2 की अगर हम बात करें, आप कह रहे हो कि CO2 जो होता है उसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? हम तो ये जानते हैं सर, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं, अगर हम यहाँ कहते हैं सर कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। सर इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर एक और पॉजिटिव आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है सर, इसका डायपोल मोमेंट जितना इधर होता है उतना ही डायपोल मोमेंट इधर भी होता है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। और एक दूसरे को अगर कैंसिल करता है तो इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0। इसका कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। और अगर सर नहीं होता है ना, अगर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, हमारा आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं दिखा। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जहां कंफ्यूजन होता है, मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास और उसके बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, तो वो भी हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं दिखाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिन चीजों को मैं आपको बारे में बताना चाह रहा था वो बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं सर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अभी इसके बारे में ना एक पॉइंट और जानना है, और वो एक पॉइंट क्या है भाई, वो एक पॉइंट हमारे पास ये और है। हम इसको कहां लिख सकते हैं भाई, हम इसको चलिए यहां ही लिख देते हैं ना, यहीं पर लिख देते हैं। एक पॉइंट और लिखते हैं, उसके बाद ये है। कितने पॉइंट हो चुके थे भाई हमारे पहले? सर हमारे जो पॉइंट हुए थे वो कितने हुए थे, जरा एक बार देखो, जरा एक बार देख लीजिए कितने पॉइंट हुए थे। सर हमारे हो गए थे ये 1 2 3 4 हो चुके थे। फिफ्थ पॉइंट और है, फिफ्थ पॉइंट और है, उसको भी लिख लीजिए। वो है सर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो होती है 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, जिसको आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी लिख सकते हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा है भाई स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा होता है उसकी स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। वैसे तो मैं चाह रहा था कि आगे इस लेक्चर को शूट करें, मतलब आगे अभी हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अभी पढ़े, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं रोक रहा हूँ। ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है इसको हम अगले लेक्चर में करता है ना, ताकि सुकून के साथ लेंथी लेक्चर हो, छोटे छोटे लेक्चर के साथ आराम से पढ़ सकते हैं। तो फिर इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है शायद लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यही रोक रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
और रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको केवल एक ही काम करना है, लेक्चर को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।